तो आज हम एक बहुत ही अलग दस्तावेज पर नजर डालने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे एक जंग के मैदान से, उसके बीच से निकली है। चलिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये रही वो किताब। नाम है इसका तूफान के झंडे तले। हम इसे एक तरह से गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि आखिर इसके लेखक की दुनिया को देखने का नजरिया था क्या। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दस्तावेज है क्या? ये हमें उस दुनिया के बारे में क्या बताता है जहां से ये आया है? हम इस किताब के पन्नों में और गहराई में उतरेंगे ताकि इसके पीछे की जो कहानी है, जो सोच है, उसे पकड़ सकें। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इस किताब के लेखक से ही मिलते हैं। देखते हैं कि इसके टाइटल पेज पर क्या बताया गया है। तो यहाँ हमें कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी मिलती है। लेखक का नाम है मोहम्मद ज़की हमद और उन्हें शहीद मुजाहिद कहा गया है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, ये किताब 2025 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारी जानकारी एक तरह से कहानी के लिए स्टेज सेट करती है। लेकिन लेखक सिर्फ एक नाम नहीं है। उनकी कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प दोहरापन है। उनके भाई ने जो जीवनी लिखी है वो हमें एक ऐसे इंसान से मिलवाती है जो एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहा था, एक विद्वान की दुनिया में और एक योद्धा की। उनके भाई तो उन्हें एक असाधारण इंसान के तौर पर देखते थे, मतलब लगभग पैगंबर के किसी साथी की तरह। पर ऐसा क्या था उनमें जो उन्हें इतना खास बनाता था? वो थी उनकी दोहरी पहचान। तो देखिए, एक तरफ तो वो एक बहुत समर्पित विद्वान थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की बहुत गहरी पढ़ाई की, एकेडमिक डिग्रियां हासिल की और तो और दुनिया भर में स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब उनकी जिंदगी ज्ञान और तालीम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। और फिर कहानी का बिल्कुल दूसरा पहलू सामने आता है। वही इंसान जो किताबों में डूबा रहता था, 17 साल की उम्र से एक तजुर्बेकार लड़ाका, एक मुजाहिद भी था। उन्हें लड़ाइयों का शेर कहा जाता था। वो एक पूरी पलटन को लीड करते थे। सोचिए कितना जबरदस्त विरोधाभास है ये। और जब हम उनकी जिंदगी की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाती है। ये दो रास्ते अलग अलग नहीं थे, बल्कि साथ साथ चल रहे थे। कह सकते हैं एक हाथ में कलम थी तो दूसरे में शायद तलवार। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई एक इंसान इन दोहरी भूमिकाओं को एक साथ कैसे निभा सकता है। तो सवाल ये है कि इन दो दुनियाओं को आखिर जोड़ता क्या था? किताब के मुताबिक इसका जवाब है कुरान। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि वो धागा था जो उनके विद्वान और योद्धा वाले जीवन को एक साथ बुनता था। जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये किताब किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखी गई। नहीं, इसे हाथ से उन कागजों पर लिखा गया था जिन्हें एक फौजी थैली में, गार्ड पोस्ट पर, सुरंगों में, घात लगाने वाली जगहों पर ले जाया जाता था। यहाँ तो शब्द खुद जंग के मैदान का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो तस्वीर है, ये इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। लेखक का नाम है और ठीक बगल में एक कलम। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए लिखना और लड़ना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और ये दोनों चीजें उस जंग के माहौल से जुड़ी थीं जिसमें वो जी रहे थे। किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो भी इसी बात को और पक्का करता है। उसमें लिखा है कि उन्होंने ना तो जिहाद को कुरान से दूर होने दिया और ना ही कुरान को जिहाद से। मतलब उनके लिए ये दोनों एक दूसरे को ताकत देते थे। तो इस दोहरी पहचान से एक खास किस्म का वर्ल्ड व्यू, एक नजरिया उभर कर सामने आता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे जिहाद के चश्मे से देखा जाता है, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब होता है संघर्ष और बलिदान। और इस सोच के बिल्कुल सेंटर में है शहादत का आइडिया। इस किताब के हिसाब से मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सम्मान है। ये ईश्वर के साथ एक ऐसा पैक्ट है, एक ऐसा समझौता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यही आखिरी मंजिल है। लेकिन इस बलिदान की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? किताब में एक बहुत ही पर्सनल और सच कहूं तो चौंकाने वाला हिस्सा है। लेखक लिखते हैं कि वो अपने बच्चों के चेहरे तक भूल गए हैं और इसे वो ईश्वर की कृपा मानते हैं ताकि वो कमजोर ना पड़े। जरा सोचिए इस बारे में। एक पिता के लिए अपने बच्चों को भूल जाना किसी त्रासदी से कम नहीं है, लेकिन यहां इसे एक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक मिसाल है उस पूरी तरह से समर्पण की जहां एक बड़े मकसद के लिए दुनिया की हर चीज को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ये जो सोच है, ये सिर्फ मौजूदा हकीकत को मान लेने के बारे में नहीं है। लेखक उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कहते हैं कि भाई जैसे हालात हैं
उसी में जीना सीखो। नहीं, वो इसके बजाय एक एक्टिव स्ट्रगल की बात करते हैं, मतलब दुनिया को वैसा बनाने की जैसा उनके यकीन के मुताबिक उसे होना चाहिए। तो आखिर ये पैगाम है किसके लिए? किताब का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो हमें इसका जवाब देता है। इससे पता चलता है कि लेखक आखिर किससे बात कर रहा था। ये संदेश सीधे उन लोगों के लिए है जो इस जंग के बीच में हैं। शहीदों के लिए, उनके माता पिता के लिए, साथी लड़ाकों के लिए, उनकी पत्नी के लिए। ये एक बहुत ही पर्सनल और सीधी अपील है उन लोगों से जो इस दुनिया को जीते हैं और इसे समझते भी हैं। और फिर आती है एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल चेतावनी। ये उन लोगों के लिए है जो शायद किनारे पर खड़े होकर सब देख रहे हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है, चुपचाप बैठे रहना कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक्शन के लिए एक आखिरी जोरदार पुकार है। तो आखिर में ये किताब हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि जंग सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ी जाती, जंग विचारों और कहानियों से भी लड़ी जाती है। इस तरह की जो पर्सनल कहानियां होती हैं, वो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि आखिर एक पूरी की पूरी विचारधारा बनती कैसे है। पर्सनल तजुर्बों से, गहरे यकीन से और जंग की कड़वी हकीकत से। तो असली सवाल यह है कि हम इन कहानियों को सुनते कैसे हैं और इनसे सीखते क्या हैं।